जिसे सब जूते पॉलिश वाला समझते थे। वो हर सुबह ठीक 7 बजे उसी कांच की इमारत के बाहर बैठ जाता था, जहां शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट सपने बनते और टूटते थे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। उसकी उम्र किसी को ठीक ठीक नहीं पता थी, क्योंकि चेहरा धूप और धूल से ऐसा पक चुका था कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो भीड़ में खो जाने के बावजूद बुझती नहीं थी। उसके पास एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा होता, पुराने कपड़े, 2 ब्रश, काला और भूरा पॉलिश और एक फटा हुआ कपड़ा। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस जूते चमकाता और बदले में मिलने वाले सिक्कों को बड़े सलीके से एक डिब्बे में रख देता। लोग आते, पैर आगे बढ़ाते, मोबाइल पर बातें करते, उसे देखते भी नहीं थे। किसी को उसका नाम जानने की जरूरत नहीं लगती थी। सब उसे जूते पॉलिश वाला कहकर ही बुला लेते थे, और वो हर बार हल्की मुस्कान के साथ झुक जाता, जैसे यही उसकी पहचान हो और यही उसकी दुनिया। उस इमारत में हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। चमचमाती गाड़ियां, महंगे सूट, इत्र की खुशबू और आंखों में करोड़ों के सपने। उसी भीड़ में एक दिन आरव मेहरा भी आया, जो शहर के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट का हेड था। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा हर चैनल पर थी, जिसकी टाइमलाइन पर पूरा बोर्ड टिका हुआ था। आरव तेज कदमों से अंदर जा रहा था। उसकी नजर घड़ी पर थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, साहब, जूते। आरव ने नीचे देखा। वही आदमी, वही बक्सा, वही झुकी हुई गर्दन। आरव ने मना करने के लिए हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके जूते वैसे भी महंगे थे, चमकदार थे, और उसे देर हो रही थी। पीछे से वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपने ब्रश को कपड़े से साफ करता रहा, जैसे हर मना करना उसने पहले ही सुन रखा हो। इमारत के भीतर माहौल बदला हुआ था। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा था। बड़ी स्क्रीन पर स्लाइड्स रुकी हुई थी। बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। प्रोजेक्ट की फाइलें खुली थी और एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, डील फंस क्यों रही है। जिस विदेशी क्लाइंट के साथ यह प्रोजेक्ट था, उसने आखिरी समय पर कुछ नए क्लॉज डाल दिए थे। टेक्निकल नहीं, लीगल नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक, ऐसे क्लॉज जिनसे प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता। टीम रात दिन लगी थी, पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि शायद वो सब कुछ खो देगा, उसका करियर, उसकी साख और वो सपना जिसे उसने 5 साल पहले देखा था। दोपहर तक मीटिंग खिंचती रही। बाहर वही आदमी बैठा रहा। धूप तेज हो गई थी, पर वो अपनी जगह से हिला नहीं। बीच बीच में कुछ लोग आते, जूते चमकवाते, कुछ सिक्के रखते और चले जाते। उस आदमी की नजर हर आने जाने वाले पर नहीं, बल्कि इमारत के शीशों पर थी, जैसे वो अंदर की हलचल को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें कभी कभी ऊपर की मंजिलों पर टिक जाती और फिर वापस अपने काम पर लौट आती, जैसे किसी पुराने किस्से की याद आ गई हो। शाम को आरव थका हुआ बाहर निकला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, टाई ढीली थी, आंखों में बेचैनी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक रुक गया। उसके जूते धूल से भर गए थे। शायद दिन भर की भागदौड़ का असर था। उसने अनायास ही नीचे देखा। वही आदमी सामने था। इस बार आरव ने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है, कर दो, और कुर्सी पर बैठ गया। आदमी ने जूते उठाए, बड़े ध्यान से ब्रश चलाने लगा। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सलीकेदारी थी, जैसे वो सिर्फ पॉलिश नहीं कर रहा हो, बल्कि किसी चीज को फिर से जिंदा कर रहा हो। आरव ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। वो झुंझला गया। तभी उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज इमारत के अंदर माहौल भारी है, साहब। आरव चौंक गया। उसने ऊपर देखा। तुम्हें कैसे पता? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोज देखता हूं। जब लोग जल्दी जल्दी आते हैं और देर से चुपचाप जाते हैं, तब कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। आरव को अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
जूते चमकते गए और बातचीत भी आगे बढ़ी। आरव ने अनजाने में ही कह दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया है। आदमी ने बिना आंख उठाए पूछा, अटका नहीं है साहब, बस मोड़ पर खड़ा है। आरव हंसा, तुम्हें बिजनेस का क्या पता? आदमी ने ब्रश रोका। पहली बार उसकी आंखें आरव से मिली। उनमें न तो गुस्सा था न ही अपमान, बस एक ठहराव था। पता सबको होता है साहब, बस बोलने का हक सबको नहीं मिलता। आरव कुछ कह नहीं पाया। आदमी फिर से काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 500 करोड़ बड़ा नंबर है, पर उससे बड़ा भरोसा होता है जो टूटने से डरता है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हें कैसे पता रकम? आदमी ने कंधे उचका दिए। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा, और कुछ बातें हवा में तैरती रहती है। जूते तैयार हो गए। आरव ने पैसे निकाले, कुछ ज्यादा ही दे दिए। आदमी ने पैसे लिए, पर उसकी नजर अब भी आरव के चेहरे पर थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर शब्द ढूंढ रहा हो। आखिर उसने कहा, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं? आरव ने सिर हिलाया। क्लाइंट आखिरी समय पर जो क्लॉज बदलता है, वो पैसा नहीं, कंट्रोल चाहता है। आरव ने उसकी ओर ध्यान से देखा, और कंट्रोल वही चाहता है जिसे डर होता है कि सामने वाला उससे ज्यादा जानता है। आदमी खड़ा हुआ, बक्सा समेटा। कभी कभी जवाब स्लाइड्स में नहीं, इंसान की नीयत में होता है, ये कहकर वो धीरे धीरे भीड़ में खो गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। उस आदमी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। कंट्रोल, भरोसा, नियत। उसने फाइलें फिर से खोली, क्लॉज पढ़े, और पहली बार उसे कुछ अलग दिखा जो अब तक नजरअंदाज हो रहा था। अगले दिन वो जल्दी ऑफिस पहुंचा। बाहर वही आदमी बैठा था। इस बार आरव ने खुद कहा, आज जूते नहीं, चाय पियोगे? आदमी चौंका, पर फिर मुस्कुराया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। पहली बार आरव ने पूछा, तुम्हारा नाम? आदमी ने जवाब दिया, नाम से क्या होगा साहब, लोग तो काम से पहचानते हैं। आरव ने जिद की। तब उसने कहा, लोग मुझे रमेश कहते हैं। आरव ने सिर हिलाया। रमेश? तुमने कल जो कहा उस पर सोच रहा हूं। रमेश ने चाय की चुस्की ली। सोचना ही आधा हल है साहब, उसने कहा। बाकी आधा सुनना। आरव ने पूछा, किसे? रमेश ने इमारत की ओर देखा, उन्हें भी और खुद को भी। चाय खत्म हुई। दोनों वापस अपनी अपनी जगह लौट आए, पर कुछ बदल चुका था। आरव ने मीटिंग में नई रणनीति रखी। क्लाइंट से सीधे बात करने का फैसला किया, न कि सिर्फ ईमेल और लीगल टीम के जरिए। बोर्ड में कुछ लोग हिचकिचाए, पर आरव को अंदर से एक अजीब सा भरोसा मिल रहा था, जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। बाहर रमेश फिर से जूते पॉलिश कर रहा था, पर उसकी नजर इस बार आरव पर नहीं बल्कि आसमान पर थी, जैसे वो जानता हो कि कहानी ने अभी पहला मोड़ लिया है और असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले कुछ दिन आरव के लिए लगातार बेचैनी से भरे रहे। हर सुबह वो उसी इमारत में दाखिल होता जहां अब उसे कांच के पीछे बैठे चेहरों से ज्यादा बाहर फुटपाथ पर बैठे रमेश की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। जैसे कोई अनकहा सहारा हो जो बिना कुछ मांगे साथ चल रहा हो। क्लाइंट के साथ डायरेक्ट मीटिंग तय हो चुकी थी और पूरी टीम जानती थी कि ये मुलाकात या तो सब कुछ बचा लेगी या फिर सब कुछ डुबो देगी। आरव देर तक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा स्लाइड्स बदलता रहा, पर उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। कंट्रोल, भरोसा, डर और नियत। उसे एहसास होने लगा था कि ये डील किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं अटकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों तरफ कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं था। मीटिंग वाले दिन सुबह आरव जल्दी निकल पड़ा। बाहर रमेश पहले से बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। आरव ने पास आकर कहा, आज जूते नहीं चमकवाऊंगा। रमेश ने ऊपर देखा, मुस्कुराया। आज जरूरत भी नहीं साहब, आज तो कदम खुद चमकेंगे। आरव ठिठक गया। उसे लगा जैसे रमेश को सब पता हो, पर उसने कुछ नहीं पूछा, बस अंदर चला गया। मीटिंग शुरू हुई। विदेशी क्लाइंट की टीम आई। चेहरे पर वही सख्ती, वही ठंडापन। आरव ने पहली बार स्लाइड्स कम और बातचीत ज्यादा रखी। उसने प्रोजेक्ट के नंबर्स नहीं
बल्कि विजन की बात की, साझेदारी की बात की, और सबसे ज्यादा भरोसे की। उसने साफ कहा कि अगर हर फैसले पर शक रहेगा तो ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे समय थम गया हो। फिर क्लाइंट की ओर से लीड ने कुर्सी पीछे की, लंबी सांस ली और कहा कि उन्हें भी यही डर था कि सामने वाली टीम सिर्फ पैसे देख रही है। मीटिंग का टोन बदल गया। वो क्लॉज जो अब तक दीवार बने थे, अब चर्चा का हिस्सा बन गए। शाम तक कोई फाइनल साइन नहीं हुआ, पर हवा बदल चुकी थी। आरव बाहर निकला तो रमेश अब भी वही था। उसने दूर से ही पूछा, कैसा रहा? आरव ने कहा, लगा जैसे सही दिशा में पहला कदम पड़ गया। रमेश ने सिर हिलाया। पहला कदम ही सबसे भारी होता है साहब। उसके बाद रास्ता खुद हल्का हो जाता है। आरव कुछ पल वही खड़ा रहा। उसे पहली बार लगा कि रमेश सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि अनुभव से बोल रहा है। उसने पूछा, तुम पहले क्या करते थे? रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले भी लोगों के जूते ही देखता था साहब, बस तब उन पर धूल कम और रुतबा ज्यादा होता था। आरव समझ नहीं पाया, पर सवाल भी नहीं किया। अगले हफ्ते काम तेज हो गया। नई शर्तों के ड्राफ्ट बने, लीगल टीम व्यस्त रही, और हर दिन आरव जब बाहर निकलता तो रमेश से 2 शब्द जरूर बोलता, कभी चाय, कभी बस हालचाल। एक दिन अचानक बारिश आ गई, लोग भागने लगे। रमेश ने अपना बक्सा समेटा, पर वो भीग गया। आरव ने उसे अंदर लाने की कोशिश की, पर सिक्योरिटी ने रोक दिया। वो बाहर ही बैठते हैं सर। आरव कुछ कह न सका, पर उसके भीतर कुछ चुप गया। उस रात उसने रमेश के बारे में सोचा कि कैसे एक इंसान जो हर रोज सबके पैरों के पास बैठता है, फिर भी दुनिया को इतनी ऊपर से देख लेता है। डील के आखिरी राउंड से ठीक एक दिन पहले एक बड़ा झटका लगा। क्लाइंट की तरफ से अचानक एक मेल आया जिसमें फिर से कुछ नए बदलाव मांगे गए थे। बोर्ड में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि अब सब खत्म। आरव देर रात ऑफिस में बैठा रहा। बाहर बारिश थम चुकी थी। फुटपाथ खाली था। रमेश नहीं दिख रहा था। पहली बार आरव को उसकी कमी खली, जैसे कोई आवाज जो हमेशा रहती थी अचानक चुप हो गई हो। उसी रात करीब 10 बजे आरव बाहर निकला। देखा रमेश एक कोने में बैठा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। आरव उसके पास गया, बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। रमेश ने हैरानी से देखा। साहब, इसकी जरूरत नहीं। आरव ने कहा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। रमेश चुप हो गया। आरव ने उसे सारी बात बता दी, नए क्लॉज, बोर्ड का दबाव और अपना डर। रमेश ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, जब सामने वाला आखिरी पल में शर्त बदलता है न साहब, तो वो एक बार फिर ताकत दिखाना चाहता है। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? रमेश ने जमीन पर पड़ी बारिश की बूंदों की ओर देखा। ताकत का जवाब ताकत से नहीं, सच्चाई से दिया जाता है। उसने कहा, उन्हें दिखाइए कि अगर ये डील नहीं हुई तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आरव चौंका, पर ऐसा तो है नहीं। रमेश ने मुस्कुराया। दिखाने और होने में फर्क होता है साहब। आत्मविश्वास कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने आगे कहा कि आरव को अपनी वैकल्पिक योजनाओं की बात खुलकर रखनी चाहिए। ये दिखाना चाहिए कि कंपनी सिर्फ एक ही क्लाइंट पर निर्भर नहीं है। आरव ने महसूस किया कि ये वही मनोवैज्ञानिक खेल था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन मीटिंग में आरव ने वही किया। उसने बिना गुस्से के, बिना दबाव के कहा कि अगर कुछ शर्तें कंपनी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाएंगी तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। क्लाइंट की टीम ने आपस में बातें की और फिर लीड ने कहा कि वे भी यही चाहते थे कि सामने वाला मजबूती से खड़ा हो। शाम तक लगभग सारी शर्तें साफ हो चुकी थी, बस साइन बाकी थे। आरव बाहर निकला, दिल तेज धड़क रहा था। उसने रमेश को ढूंढा, पर वो नहीं मिला। उसका बक्सा भी नहीं था। फुटपाथ खाली था। आरव को पहली बार डर लगा कि कहीं वह आदमी हमेशा के लिए न चला गया हो। उसने आसपास पूछा। किसी ने कहा, वो जूते पॉलिश वाला? पता नहीं साहब, आज दिखा नहीं। आरव देर तक वही खड़ा रहा। उसे लगा जैसे कहानी का एक अहम किरदार अचानक गायब हो गया हो।
और उसे नहीं पता था कि ये गायब होना किसी बड़े खुलासे की शुरुआत है या किसी अंत की। अगली सुबह आरव जब ऑफिस पहुंचा तो उसका ध्यान मीटिंग से ज्यादा बाहर के खाली फुटपाथ पर था, जहां आमतौर पर रमेश बैठा रहता था, जूते पॉलिश करता, चाय पीता और बिना बोले बहुत कुछ कह जाता था। आज वहां सिर्फ धूल थी, कुछ गीले अखबार और एक कोना जो अजीब तरह से सूना लग रहा था। आरव ने सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कभी कभी आते हैं सर, कभी कभी नहीं। ये जवाब सुनकर आरव को पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों को हम रोज देखते हैं उनके बारे में हम असल में कुछ भी नहीं जानते। मीटिंग शुरू हुई। आखिरी साइनिंग का दिन था। बोर्ड मेंबर्स थोड़े सहज दिख रहे थे, पर अब भी आशंका हवा में तैर रही थी। आरव बार बार फोन देख रहा था, जैसे किसी मैसेज का इंतजार हो, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो किससे उम्मीद कर रहा है। दोपहर तक साइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर क्लोज हो चुका था। कमरे में तालियां बजी। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने राहत की सांस ली। किसी ने आरव की पीठ थपथपाई, किसी ने कहा कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा पल है। पर आरव के भीतर अजीब सी खालीपन थी। वो जानता था कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, पर वो ये भी नहीं जानता था कि वो ये बात किसे बताए। मीटिंग के बाद वो सीधे बाहर निकला, फुटपाथ पर खड़ा हुआ, चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, रमेश, जैसे शायद आवाज हवा में तैरकर उसे ढूंढ लेगी। पर कोई जवाब नहीं आया। शाम को ऑफिस में एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया। केक कटा, फोटो खिंची, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। आरव मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अधूरी थी। उसी दौरान एक जूनियर एग्जीक्यूटिव उसके पास आया और बोला, सर, नीचे रिसेप्शन पर कोई आपसे मिलने आया है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बिना कुछ पूछे लिफ्ट पकड़ी। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, थोड़ा सा झुका हुआ, हाथ में वही पुराना लकड़ी का बक्सा। आरव ने राहत की सांस ली। रमेश, तुम कहां चले गए थे? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज काम था। साहब, आरव चौंका, तुम्हारा? रमेश ने सिर हिलाया, हां, कुछ अधूरे हिसाब पूरे करने थे। आरव उसे लेकर बाहर आ गया। दोनों एक बेंच पर बैठे। शहर की रोशनी जल चुकी थी। आरव ने कहा, प्रोजेक्ट साइन हो गया। रमेश ने बिना किसी आश्चर्य के कहा, मुझे पता था। आरव ने उसे देखा, तुम्हें कैसे इतना भरोसा था? रमेश ने आसमान की ओर देखा, क्योंकि आपने डर के साथ नहीं, साफ नियत के साथ बात की। आरव ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, तुम सच में कौन हो? रमेश ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना दरवाजा खोलने जा रहा हो। कभी मैं भी इसी इमारत के अंदर बैठता था साहब, उसने कहा। फर्क बस इतना था कि तब लोग मेरे सामने कुर्सी खिसकाते थे। आरव को झटका लगा। रमेश ने आगे बताया कि वो कभी एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में सीनियर स्ट्रैटेजी एडवाइजर था। बड़े बड़े डील्स, बड़े बड़े क्लाइंट और लगातार बढ़ता अहंकार। एक गलत फैसले ने सब कुछ छीन लिया। कंपनी डूबी, लोग छूट गए और रमेश ने खुद को भी उसी भीड़ में खो दिया। जब ऊपर से नीचे आता है न साहब, उसने कहा, तो सबसे पहले नाम गिरता है, फिर पहचान और आखिर में आदमी। आरव सुनता रहा। उसे अब समझ आने लगा था कि रमेश की बातें क्यों इतनी गहरी थी, क्यों वो हर मोड़ को पहले ही भांप लेता था। रमेश ने कहा कि सड़क पर बैठकर उसने इंसानों को ज्यादा करीब से देखा। बिना मास्क के, बिना पद के, यहां लोग सच में वही होते हैं जो होते हैं। उसने कहा, वहां अंदर ज्यादातर लोग कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं। रमेश ने बात काट दी, नौकरी की बात मत कीजिए साहब। उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस ठहराव था। कुछ रास्ते वापस जाने के लिए नहीं होते। रात गहरी हो गई। रमेश उठ खड़ा हुआ, अपना बक्सा उठाया, जाने लगा। आरव ने कहा, कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हें जूते पॉलिश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? रमेश मुस्कुराया, क्योंकि जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है साहब, उसने कहा। और पैरों के पास बैठने से आदमी सिर के बोझ से बचा रहता है। ये कहकर वो भीड़ में खो गया।
इस बार आरव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, पर उसे एहसास हो गया था कि ये मुलाकात यही खत्म नहीं हुई है। कहानी का असली मतलब अभी खुलना बाकी है, और शायद अगला मोड़ उससे भी ज्यादा गहरा होने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में आरव की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सही दिखने लगी। प्रोजेक्ट की खबर हर जगह थी। मीडिया, इंटरव्यू, इंडस्ट्री मीट्स और बोर्ड की बैठकों में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। 500 करोड़ की डील अब केस स्टडी बन चुकी थी। पर जितनी ऊंचाई पर वो पहुंच रहा था, भीतर कहीं एक खालीपन उतना ही गहरा होता जा रहा था। उसे बार बार रमेश की बातें याद आती। जमीन से जुड़े रहना, पैरों के पास बैठना और नाम से पहले इंसान होना। हर सुबह वो ऑफिस पहुंचते ही अनजाने में बाहर फुटपाथ की ओर देखता, पर रमेश अब कम ही दिखाई देता। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी पूरे हफ्ते गायब। और जब दिखता भी तो पहले जैसा संवाद नहीं होता, बस एक हल्की मुस्कान और सिर हिला देना, जैसे वो धीरे धीरे खुद को इस कहानी से अलग कर रहा हो। एक शाम देर तक काम करने के बाद आरव बाहर निकला तो देखा रमेश एक पेड़ के नीचे बैठा था, पर आज उसके चेहरे पर थकान कुछ ज्यादा थी। आरव पास बैठ गया, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद रमेश ने खुद कहा, आपका रास्ता अब अलग हो गया है साहब। आरव ने तुरंत जवाब दिया, रास्ते अलग हो सकते हैं, एहसान नहीं। रमेश हल्का सा हंसा, एहसान की बात नहीं है, समझ की है। उसने कहा, आपने जो सीखा है वही सबसे बड़ी जीत है। आरव को लगा जैसे कोई गुरु विदा ले रहा हो। उसे डर लगा, तुम कहीं जा रहे हो? रमेश ने कहा, शायद, और फिर चुप हो गया। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। ऑफिस के बाहर एक छोटी सी भीड़ जमा थी। लोग आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। आरव ने पास जाकर पूछा तो पता चला कि एक बूढ़ा जूते पॉलिश करने वाला अचानक बेहोश हो गया था। आरव का दिल बैठ गया। उसने भीड़ चीर कर देखा। रमेश जमीन पर लेटा था, चेहरा पीला, सांस धीमी। आरव ने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलवाई। रास्ते भर रमेश की आंखें बंद रहीं। आरव का हाथ उसके हाथ में था, जैसे अब भूमिकाएं बदल गई हों। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि लंबे समय से इलाज न कराने की वजह से हालत बिगड़ गई है। अगर समय पर न लाए होते तो। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। आरव वही बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि किसी को खो देने का डर कैसा होता है। रात को रमेश को होश आया। उसने आरव को पास बैठा देखा। हल्की मुस्कान आई, साहब, आज तो जूते भी नहीं चमक पाए। आरव की आंखें भर आई। अब जूते नहीं, तुम खुद चमकोगे। रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। चमक हर किसी के हिस्से में नहीं होती साहब, उसने कहा, पर रोशनी बांटना हर कोई सीख सकता है। आरव ने वही फैसला कर लिया कि वो रमेश को यूं नहीं छोड़ सकता। उसने इलाज का पूरा इंतजाम किया, प्राइवेट रूम, डॉक्टर, सब कुछ। रमेश ने मना करने की कोशिश की, पर इस बार आरव नहीं माना। अस्पताल के दिनों में दोनों के बीच कई लंबी बातें हुई। रमेश ने अपने अतीत के और किस्से सुनाए, कैसे एक समय वो बड़े बड़े बोर्डरूम्स में फैसले लिया करता था, और कैसे एक गलती ने उसे सबक सिखाया कि सफलता अगर इंसान से बड़ी हो जाए तो इंसान छोटा हो जाता है। आरव ध्यान से सुनता। उसे लगता जैसे ये बातें उसके लिए ही कही जा रही हों। एक दिन रमेश ने कहा, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना साहब, तो बाहर दिखने वाली चमक से ज्यादा अंदर की व्यवस्था ठीक रखिए। आरव ने समझ लिया कि ये सिर्फ सलाह नहीं, वसीयत जैसी बात है। कुछ हफ्तों बाद रमेश की हालत बेहतर हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिली। आरव उसे अपनी गाड़ी में लेकर बाहर आया। रमेश ने बाहर की हवा में गहरी सांस ली। अच्छा लगता है साहब, उसने कहा, जब कोई बिना पूछे साथ खड़ा हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। रमेश ने उसकी ओर देखा। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, उसने कहा, कभी कभी वही आदमी को खुद से मिलवाता है। गाड़ी धीरे धीरे शहर की सड़कों पर बढ़ती रही, और आरव को एहसास हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं रही, ये एक इंसान के बदलने की कहानी बन चुकी थी। और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आदमी दूसरों को नहीं,
खुद को जवाब देने लगता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे शहर की सड़कें हर रोज नई भीड़ के साथ वही पुरानी कहानी दोहराती हों। रमेश अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, पर वो वापस फुटपाथ पर नहीं लौटा। न जूते पॉलिश करने, न उसी कोने में बैठने। आरव ने उसके लिए एक छोटा सा घर दिलवाया था, सादा, शांत, बिना किसी दिखावे के। रमेश ने पहली बार दरवाजा खोला तो देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, इतनी जगह में आदमी खुद से भाग नहीं सकता साहब। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो खुद से मिलने का मौका मिलेगा। रमेश कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में वो कृतज्ञता थी जो शब्दों से बड़ी होती है। ऑफिस में आरव ने भी बदलाव शुरू कर दिया था। मीटिंग्स का अंदाज बदला, जूनियर स्टाफ की बातें सुनी जाने लगी, सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम जाने जाने लगे, और बाहर फुटपाथ पर बैठने वालों के लिए एक शेड लगवाया गया। किसी ने पूछा नहीं, पर सबने देखा। बोर्ड में कुछ लोगों को यह सब दिखावा लगा, कुछ को बेवजह की संवेदनशीलता, पर आरव जानता था कि यह सब किसी छवि के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए है जो उसे रमेश ने सिखाया था कि असली ताकत नीचे देखने से नहीं, झुकने से आती है। एक दिन कंपनी की सालाना मीटिंग थी। वही बड़े चेहरे, वही रोशनी, वही तालियां। आरव स्टेज पर खड़ा था, भाषण तैयार था, पर उसने कागज एक तरफ रख दिया। उसने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात की, पर नंबर्स के तौर पर नहीं, एक कहानी के तौर पर। उसने कहा कि यह प्रोजेक्ट स्लाइड से नहीं, एक अनकही सलाह से बचा था। लोग चौंके, कुछ हंसे, कुछ ने सोचा कि यह कोई रूपक होगा, पर आरव की नजर आखिरी पंक्ति में बैठे रमेश पर थी। सादा कपड़ों में, चुपचाप, बिना किसी पहचान के, जैसे वो हमेशा रहा था। आरव ने बस इतना कहा कि कभी कभी सबसे बड़ी समझ उन हाथों से मिलती है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। तालियां बजी, पर रमेश ने ताली नहीं बजाई। उसने बस आंखें बंद कर ली। मीटिंग के बाद रमेश ने आरव से कहा, अब मेरा यहां काम खत्म। आरव ने घबराकर पूछा, कहाँ जाओगे? रमेश ने कहा, जहां जरूरत होगी। उसने समझाया कि वो किसी संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, जहां ऐसे लोग हों जो गिर चुके हों पर टूटे ना हों। आरव ने बिना देर किए मदद की, पर इस बार रमेश ने शर्त रखी कि उसका नाम कहीं नहीं आएगा। अगर नाम चाहिए होता साहब, तो मैं आज भी अंदर ही बैठा होता, उसने कहा। आरव ने हामी भर दी। कुछ महीनों बाद एक रिपोर्ट आई। शहर में एक नया सेंटर खुला था जहां बेरोजगार, टूट चुके प्रोफेशंस को नई दिशा मिल रही थी। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन है, बस इतना पता था कि वहां बैठने वाला एक आदमी अक्सर जमीन पर ही कुर्सी रखकर बैठता है और लोगों को पहले सुनना सिखाता है, फिर बोलना। आरव कभी कभी वहां जाता, दूर से रमेश को देखता और चुपचाप लौट आता। उसे अब यकीन हो गया था कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सही सवाल सिखा सकें, जवाब नहीं। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त आरव उसी पुराने फुटपाथ पर रुका जहां कभी रमेश बैठा करता था। वहां अब एक नया लड़का जूते पॉलिश कर रहा था। आरव ने उससे जूते चमकवाए। जाते वक्त उसने ज्यादा पैसे दिए। लड़के ने ऊपर देखा, धन्यवाद कहा। आरव ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, ध्यान से देखना हर इंसान को। लड़का समझा नहीं, पर सिर हिला दिया। आरव गाड़ी में बैठा, शहर की रोशनी में आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वो जानता था कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बचाना बड़ी बात थी, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो अब लोगों को, जूतों से नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। इंसान से पहचानने लगा था और यही कहानी का असली सच था।